नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के खनिज, और पाठ का नाम मैं सही लिखती हूँ क्या यार? भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, मैं लिखती हूँ खनिज और खनन। कोई ना, आप समझ ही जाओगे कि 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में खनिज वाला चैप्टर कौन सा है ना। क्या ना, मैं बड़ी आलसी हूँ। जब मैं वो बनाती हूँ ना, अपना वॉलपेपर बनाती हूँ जैसे किसी भी वीडियो का, तो फिर मैं फिर से लेसन का नाम नहीं देखती इधर आके पीडीएफ खोल के कि कौन सा लेसन था। क्या यार, ठीक है ना, खनिज वाला ही था ना, वो बना देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अलोहा खनिज। आई थिंक दोस्तों, लोहा खनिज सबको याद हो गया होगा। आप में से किसी भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया यार कौन से प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, आज की वीडियो के नीचे वो कमेंट करो कि कौन सा, कि भारत में लोहा अयस्क जो है वो बेलाडीला के खाने कहाँ पाई जाती है और कुद्रेमुख के खाने कहाँ पाई जाती है, और दोनों खानों से किन किन बंदरगाहों से लोहे का निर्यात किया जाता है, ये आपको बताना है। आज का ये क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अब अलोहा खनिज तो हमने पढ़ लिया था, तांबा और बॉक्साइट। आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, भी हमने पढ़ लिया था। अधात्विक खनिज, क्या पढ़ेंगे? अधात्विक खनिज। अब्रक, अब्रक एक ऐसा खनिज है जो कि प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, प्लेट के रूप में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में सम्मिलित समाहित हो सकती हैं। मतलब बड़े ही काम की चीज़ होती है अब्रक। अब्रक की चद्दरें बनती है। चद्दरें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे वायुयान, इसमें दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा क्या? वायुयान की खिड़कियां बनाने में, बहुत सारी चद्दरों में, मतलब अब्रक प्लेटों के रूप में प्राप्त होता है। और इसकी इतनी पतली चद्दरें काटी जा सकती हैं कि 1 सेंटीमीटर में इसकी बहुत सारी चद्दरें शामिल हो सकती हैं। इतना पतला कट सकता है अब्रक। अब्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। अधात्विक खनिज मतलब जिसको हम चोट मारेंगे तो वो बिखर जाएगा, इस तरह का। इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा का हास निम्न और गुणांक, ऊर्जा का ऊर्जा हास का निम्न गुणांक, विंसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अब्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग होने वाला अपरिहार्य खनिज है। मतलब आपको पता है, अधात्विक खनिजों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, तो विद्युत का मतलब उच्च प्रतिरोधी होता है। मतलब कितना भी तगड़ा करंट हो, इसमें से प्रवाहित नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में यह उपयोग होता है। अब्रक का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी किनारों पर पाया जाता है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है, और राजस्थान भी अब्रक का मुख्य उत्पादक है, और अजमेर के पास में राजस्थान में स्थित है, तथा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर तथा अब्रक की पेटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो आपने जगह का नाम सुना है कोडरमा का पठार, इसमें अलग से नहीं लिखा। छोटा नागपुर का पठार जो है हमारा, वहाँ पे मोस्टली सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और वहीं पे स्थित है कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार विशेषतया अब्रक के लिए भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी अब्रक की पेटी पाए जाते हैं, और हमारा राजस्थान भी अब्रक के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम राजस्थान पढ़ेंगे ना, तो ये चिंता मत करो, राजस्थान के खनिज तो उंगलियों पे गिना दूंगी, है ना। तो राजस्थान, क्योंकि हमसे राजस्थान के खनिजों में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे आरएएस की, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, है ना। और जो मेन जो ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं राजस्थान में से, वही पूछी जाती है। तो अब्रक हमने पढ़ लिया। अधात्विक खनिज है, परतों के रूप में पाया जाता है। 1 सेंटीमीटर में हजारों परतें रखी जा सकती हैं। उच्च विद्युत प्रतिरोधी होता है, तथा बिहार झारखंड की कोडरमा पेटी में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर पेटी में, और राजस्थान में भी पाया जाता है। अब है चट्टानी खनिज, जैसे कि चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। ये लोहा प्रगलन में भट्टियों के लिए भी अनिवार्य है। तो चूना के नाम से ही बताए, कैल्शियम, कैल्शियम का हिचकी क्यों आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब इन चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे हमने 3 प्रकार की चट्टानें में पता, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो अवसादी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग में बहुत ज़्यादा चूना यूज होता है। सीमेंट बनाने में चूने का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा लोहे को प्रगलन करने के लिए, मतलब पिघलाने के लिए भी चूने पत्थर का हम यूज़ करते हैं। खनन
को घातक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। जगहों के नाम दिए नहीं है, ये नक्शा ही बनाया है, बस इसमें देख लो। नक्शा मतलब क्या बोलूँ, फ्लो चार्ट बनाया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर दिखा रखा है, उसके बाद में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, फिर आंध्रा में, फिर छत्तीसगढ़ में। अपने बस राजस्थान याद रख लो, राजस्थान चूना पत्थर के मतलब खनन में अग्रणी है। अब खनन के जोखिम या खतरे। खनन के जोखिम और खतरों के बारे में। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने से, सैलाब आने से, जल प्लावित होने से, कोयले की खदानों में आग लगने से आदि खतरों से अधिक खतरे श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे को खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं और नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। तो ये सब खनन करने के मतलब खराब प्रभाव है। अब खनिजों का संरक्षण कैसे करें वो हम अभी पढ़ेंगे। खनिजों का संरक्षण। हम सभी उद्योगों में कृषि और खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों की भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी का 1% है। मतलब खनिजों से जितने भी राशि आती है या फिर खनिज जितने भी पाए जाते हैं, 1% भूप्रपट्टी पर खनिज पाए जाते हैं। जिन खनिज संसाधनों का निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। मतलब खनिजों को बनने में लाखों वर्ष लगे हैं और हम तुरंत उनका उपयोग कर लेते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी होती है। ये कह रहा है कि खनिज बनते इतने स्लो हैं और हम यूज़ इतनी फास्ट कर रहे हैं, तो इनमें मतलब बैलेंस नहीं बन पाता बनने में और यूज होने में। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन से गहराई बढ़ने से उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम खनिजों का उत्खनन करते जाएंगे लागत भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि खानें गहरी होती जाएंगी और अंदर जाना पड़ेगा और खनिजों की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो भी कम होती जाती है। ठीक है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिजों के उपाय है। मतलब ये तो नहीं है कि हम खनिज निकाले बिना रह सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई जो निम्न तक क्वालिटी के खनिज है उसके लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि लागत कम आए। इसके अलावा धातुओं का पुनः उपयोग करें, बार बार उनका उपयोग करते रहें। इसके अलावा धातुओं के हम विकल्प ढूंढ लें कि इसकी जगह पे हम ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम खनिजों को थोड़ा बचाव कर सकते हैं। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। तो इन चीज़ों से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, पूछेंगे निम्न में से कौन सा परंपरागत है या कौन सा गैर परंपरागत है। परंपरागत वे जिन्हें हम बहुत प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जिनकी खोज अभी हाल ही में हमने कुछ ही वर्षों में करी है। तो जैसे कि परंपरागत साधनों में लकड़ी हो गया, उपले हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया तथा विद्युत, जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोल और जल प्राकृतिक गैस भी परंपरागत है, और जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों ही परंपरागत है। नहीं है, जल विद्युत मतलब पानी से बिजली बनाना और ताप से मतलब कोयले से बिजली बनाना, दोनों ही प्राचीन मतलब परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आती है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल है। अगर हम नए वाले साधनों की बात करें तो मतलब सूर्य से बिजली बनाना, ज्वार से मतलब ज्वारीय ऊर्जा से बिजली बनाना, भूताप पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी होती है उससे बिजली बनाना, बायोगैस से मतलब कचरे से बिजली बनाना, और परमाणु से बिजली बनाना, ये सारी जो है वो गैर परंपरागत अर्थात ऊर्जा प्राप्ति के नए संसाधन हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी के उपले बहुतायत से प्रयोग किए जाते थे। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण
ग्रामीण घर में आवश्यक ऊर्जा का 70% से भी अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन हो गया है और इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग लिया जा सकता है। ये कह रहा है कि गोबर के जो उपले बनाए जाते थे पहले 70% से भी ज़्यादा लोग जो हाउस होल्ड है वो मतलब इन्हीं उपलों से खाना बनाते थे, लेकिन इससे एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है ना। और दूसरा ये कह रहा है कि जो मतलब ये उपले होते हैं इनके जो गोबर होता है वो गोबर कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसको खाद के रूप में उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उपलों का जो उपयोग है वो यूज़ करना बंद किया जा रहा है, इसीलिए करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के। इसीलिए तो देखो उज्ज्वला जैसी योजना चलाई जा रही थी जिसमें मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए, बहुत सारे लोगों को सस्ती दरों पर हमें गैस ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है। ये इसी का है कि हम जो घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है उनको उनका प्रयोग को हतोत्साहित कर सके। अब हम चलते हैं कोयले की तरफ। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहले कोयला। भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर होता है। मतलब भारत बहुत हद तक कोयले से ऊर्जा बनाने पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न के कारण हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। मतलब कोयले का निर्माण कैसे हुआ था, पहले की प्राकृतिक वनस्पति पादप सब कुछ धरती के अंदर दब गया और लाखों वर्षों तक उस पर दबाव वगैरह काम करता रहा, तब वह कोयला बना। तो इस दबाव वगैरह इन सब के आधार पर 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये कह रहा है दलदलों के क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन होता है, नमी की मात्रा उच्च होती है और निम्न ताप क्षमता होती है। सबसे जो खराब कोयला होता है वह पीट होता है, मतलब कार्बन तो उसमें कम होता है, नमी ज़्यादा होती है इसलिए मतलब मुश्किल से जलता है, थोड़ा गीला होता है ना। और निम्न ताप क्षमता मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रदान करता जलने पे। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। दूसरे नंबर पे पीछे से चल रहे हैं अपन, नीचे से लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट भी निम्न कोटि का होता है थोड़ा और भूरे रंग का कोयला होता है। मुलायम होने के साथ ही अधिक नमी युक्त होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें भी नमी मतलब पानी थोड़ा होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार हम देखें तो तमिलनाडु के नवेली में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा जो लिग्नाइट कोयला है वह तमिलनाडु के नवेली में, और इसने दिया नहीं है, बाकी जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है ना लिग्नाइट कोयला। नवेली में विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित होने के कारण बिटुमिनस कोयला, तीसरे नंबर के जो कोयला है उसे बिटुमिनस कहा जाता है। वो ज़्यादा गहराई में दबा होता है इसलिए उस पर ज़्यादा टेम्परेचर भी काम करता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय दूसरे नंबर का मतलब कोयला होता है, नीचे से तीसरा और ऊपर से दूसरा, है ना। तो यह मतलब उद्योगों में सबसे ज़्यादा यही बिटुमिनस कोयला प्रयोग होता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोहे वगैरह को जला के शुद्ध धातु बनाते हैं ना, उसमें किसका कोयले का प्रयोग होता है, बिटुमिनस का, जिसमें लोहे के प्रगलन का विशेष महत्व है। लोहे को इसी से जलाते हैं। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट। तो 4 प्रकार हमने पढ़ लिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पे होता है बिटुमिनस जो उद्योगों में प्रगलन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। भारत में कोयला 2 भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता था। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक है, और दूसरा टर्शरी युग जो 55 लाख वर्ष से पुराने। 2 तरह का कोयला पाया जाता है, एक तो जो कि गोंडवाना काल में बना था जो बहुत पुराना कोयला है, 200 लाख वर्षों पहले बना था, और दूसरा जो टर्शरी युग में बना था वह नया कोयला है जो 55 लाख वर्ष पूर्व बना था। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी मतलब पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाया जाता है। अगर नदी घाटियाँ पूछा जाए तो इन नदी की घाटियों में गोदावरी, महानदी, सोन, और अगर क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो दामोदर घाटी क्षेत्र ये पश्चिमी बंगाल में है, बल्कि बाकी झारखंड के झरिया, रानीगंज, बोकारो इनमें बहुत बढ़िया कोयला हमें पाया जाता है। टर्शियरी कोयले की बात करें तो टर्शियरी कोयला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग, ताप विद्युत गृह में कोयला क्षेत्रों के निकट ही
स्थापित किए जाते हैं, जो भी भारी उद्योग है वो वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे कोयला पास में हमें मिल जाता है। ठीक है, बाकी अब मैं स्कूल में हो रही हूँ लेट, क्योंकि 8:37 हो गए। कल पढ़ते हैं ये, या फिर शाम को आके मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आज के लिए वीडियो छोटा रहेगा बट इतना ही, क्योंकि थोड़ा समझाना भी पड़ता है इनमें, तो बाकी कल करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।